तो हेलो, स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ट्वेल्थ बायोलॉजी और केमिस्ट्री। सही है, बायोलॉजी जो है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाकर चेक कर लेंगे। और अभी हम लोगों ने शुरू किया है केमिस्ट्री के लेक्चर्स वीडियोस। सही है, एंड आई होप बच्चों आप लोग केमिस्ट्री के लेक्चर वीडियोस रेगुलरली मिल रहे होंगे। सही है, देखो हम लोगों ने शुरू किया था हमारे कुछ पिछले लेक्चर्स हैं। दैट इज अवर 12th लेसन जिसका नाम है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कई सारे लेक्चर्स इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बनाए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जरूर से देखेंगे पिछले वाले लेक्चर्स। सही है, जहां पर पूरे के पूरे लेसन में बात की है मैंने कई सारे अलग अलग रिएक्शंस की। आपके अल्डिहाइड किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, आपके अल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, आपके अल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी कई सारे लेक्चर बन चुके हैं। सो पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आप लोग जंप करेंगे। सही बात है, ठीक है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल रिएक्शंस हम लोग कह सकते हैं या फिर आप केमिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड की। एंड दिस इज प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर, ये आखिरी लेक्चर होगा जहां पे हमारा आज का लेसन ये खत्म होगा फाइनली, ठीक है। बहुत बड़ा लेसन था, काफी बड़े बड़े रिएक्शंस थे, ठीक है। तो मेरा यही उद्देश्य था, मतलब उद्देश्य कहना तो बहुत भारी वर्ड हो जाएगा, मेरा यही एम था बच्चों कि मैं हर एक रिएक्शंस आप लोग के दिमाग में डालूं, हर एक रिएक्शंस में यहाँ पर आप लोग को लिख के प्रेजेंट करूं, उसके एग्जाम्पल्स दूं, ताकि आप लोग उन चीजों को प्रैक्टिस करके अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर सको। समझ में आ रही बात, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज नहीं है कि आप लोग पढ़ लोगे और आपको समझ में आ जाएगा और हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, आपको मजा बड़ा आएगा, आप बोलोगे यार सही तो है, रिएक्शंस हो रही है, कार्बन अंदर जा रहा है, बढ़िया है, सब बढ़िया है। पर जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना बिना प्रिपरेशन के, बिना प्रैक्टिस किए, तो उस टाइम पे सारी चीजें आप भूल चुके होगे। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस की जो प्रिपरेशन है, जो प्रैक्टिस है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी स्ट्रांग होगी। इसीलिए मैंने ज़्यादा लेक्चर्स लिए, बड़े बड़े लेक्चर्स लिए, ठीक है। एंड ट्राई करूंगा बच्चों आज का लेक्चर छोटा हो, ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोग का इस लेसन को खत्म करूंगा। सही है, एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर से कर लेंगे। और यदि आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी डिफिकल्टी है केमिस्ट्री में बायो से रिलेटेड, तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, आप आके मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे बातें कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। सो बच्चों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो टाइटल तो बहुत बड़ा है, पर छोटे छोटे मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप, ठीक है, ऐसा ग्रुप मैंने लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो उस पे उसकी एसिडिटी फैक्टर पे क्या काम होगा। उस टाइम पे उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, उस टाइम पे उसकी एसिडिटी कम होगी। दैट वी हैव टू डिस्कस। बहुत ही छोटा छोटे टॉपिक्स है, उसको हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आ जाओ देखते हैं। इस टॉपिक में जनरली हमको यही समझना है कि अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आप कह सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यहां पे अच्छा वर्ड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर पा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। सही है। सो ऐसे ग्रुप को अगर मैं सेटल कर देता हूं, लगा देता हूं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो उस कंपाउंड से उसकी एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, उस कंपाउंड से उसकी एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, दैट वी हैव टू नो। सही बात है। अब मैं बात कर रहा हूं, चलो बात कर रहा हूं मैं हैलोजेंस की। लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट हैलोजेंस, कि अगर मैं हैलोजेंस को ऐड करता हूं किसी भी टाइम पे, कौन कौन से हैलोजन हो सकते हैं। हैलोजन हो सकते हैं बच्चों आपके फ्लोरीन, हैलोजन हो सकते हैं आपके क्लोरीन, हैलोजन हो सकता है आपका ब्रोमीन, हैलोजन हो सकता है आपका आयोडीन। सही है, यही ऑर्डर है इन हैलोजेंस का। सबसे छोटा जो कंपाउंड होता है वो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के बाद आपका क्लोरीन होगा, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन के बाद आयोडीन होगा। सही है ना। सो इसी ऑर्डर से आप लिखोगे चलेगा, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि सबसे पहले सबसे छोटा आपका क्लोरीन है, समझ रहे हो, उसके बाद ऐसे ऐसे चल के आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। सही है, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका 17 होता है, इसका 35 होता है, इसका 52 होता है, गेस देख लेना, 52 आई एम नॉट श्योर। सही है। सो ऐसे बच्चों इसका एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। अब सवाल ये है कि अगर आप इन ग्रुप्स को यानी योर हैलोजेंस को अगर आपने अटैच कर दिया आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो क्या आपकी एसिडिटी बढ़ेगी या आपकी एसिडिटी कम होगी। अब एसिडिटी डिपेंड किस पे करता है। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 12 देखा है, इसके पहले वाला लेक्चर देखा है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर बच्चों
आपका कंपाउंड H प्लस आयन को आराम से रिलीज कर पा रहा है, अगर आपका कंपाउंड H प्लस को रिलीज करने के बाद भी स्टेबल है, स्टेबलाइज है वो खुद भी, तो मैं कह सकता हूं कि भैया वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है। मैंने आपको बताया था ना, अगर मान लो कि मेरे पास H प्लस प्रेजेंट है, अब मैं H प्लस को जाने नहीं दे सकता, अगर H प्लस चला गया तो मैं हाईली अनस्टेबल बन जाऊंगा, जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं दूसरे रिएक्शन करना पड़ेगा। तो अगर कोई कंपाउंड H प्लस को रिलीज करने के बाद बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल बन जाता है, तो क्या वो कंपाउंड कभी भी H प्लस को रिलीज होने देगा? नहीं होने देगा, वो हमेशा H प्लस को पकड़ के रखेगा। और जो H प्लस को रिलीज ही नहीं होने देगा वो एसिड किस बात का भाई? क्योंकि एसिड में हमेशा प्रोटॉन डोनेशन होता है, हमेशा एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो इसका मतलब यह है कि जो कंपाउंड H प्लस को डोनेट करने के बाद भी स्टेबल रहे, जो कंपाउंड H प्लस को डोनेट करने के बाद भी स्टेबल रहे, उस कंपाउंड को मैं क्या कह सकता हूं कि इट इज अ गुड एसिड। सही बात है, ये बहुत ही अच्छा एसिड है। अब ये चीज मैंने आपको समझाई भी थी लास्ट वाले लेक्चर में, अगर आपको याद होगा बच्चों, तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि जैसे मान लो ये आपका एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है, सही है। अब सपोज दैट ये एसिड को आपने वाटर के अंदर डाला, जैसे वाटर के अंदर डाला, ये क्या करेगा, एसिड यहां से अपना H प्लस रिलीज कर देगा, यहां से क्या करेगा बच्चों, अपना H प्लस रिलीज कर देगा, H प्लस आपका बाहर निकल गया। अब यहां से H प्लस बाहर निकला है, तो यहां पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। प्लस का मतलब क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके भाग गया, अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देके भाग गया, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और ये दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन भी किसको देके चला गया, ऑक्सीजन को देके चला गया। ऑक्सीजन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन हैव अ नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर बच्चों इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दैट्स व्हाई इट हैव अ पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों यहां से H प्लस तो रिलीज हो गया, हेंस अगर ये H प्लस रिलीज कर रहा है तो ये एसिड है। बट दिस कंपाउंड इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। ये जो कंपाउंड बचा है ना, ये जो कंपाउंड बचा है बच्चों H प्लस के निकलने के बाद, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब इसको बेस क्यों बोलते हैं भैया, ये तो एसिड था, इसे बेस क्यों बोले? एसिड तो आपका ये होगा ना, H प्लस होगा ना, H प्लस एज एसिड काम करेगा, तो इस चीज को आप बेस क्यों कह रहे हो? क्योंकि जब भी आप इस चीज को, ये जो कंपाउंड है ना, ये वाला कंपाउंड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3COO, यहां पे नेगेटिव चार्ज। तो जब भी आप इस चीज को किसी भी एसिडिक मीडियम में रखोगे, किसी भी ऐसे मीडियम में रखोगे जहां पे बहुत ज्यादा H प्लस है, तो ये नेगेटिव चार्ज हमेशा इस H प्लस की तलाश में रहता है, ये हमेशा इस H प्लस को लूटना चाहता है, मतलब एक्सेप्ट करना चाहता है। और जो भी चीज H प्लस को एक्सेप्ट करती है वो क्या होती है, बेस होती है। पर ये बेस नहीं है, ये कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस, व्हाट इज मीन बाय कॉन्जुगेट बेस? कॉन्जुगेट बेस का मतलब ये होता है बच्चों कि एसिड से जो बेस बना है, एसिड से H प्लस निकलने के बाद जो बेस बनता है, दैट बेस इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। समझ में ये बात? नाउ अगर इसको एसिड बने रहना है, अगर आपके कंपाउंड को, ये आपका कंपाउंड था C डबल बॉन्ड O और OH, दिस इज योर कंपाउंड, सही है। अगर इसको एसिड बने रहना है तो मतलब बच्चों ये है कि H प्लस को रिलीज करने के बाद ये कंपाउंड, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये स्टेबल होना चाहिए। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो ये H प्लस को छोड़ेगा ही नहीं, तो ये स्टेबल है, दैट्स व्हाई इट इज रिलीजिंग द H प्लस ना। क्या होता है पता है, देखो ये है आपका नेगेटिव चार्ज, होता क्या है, रेजोनेंस होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ शिफ्ट। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा तो कार्बन पे कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड, गिनो 1 2 3 4 5। कार्बन पेंटावेलेंट है, बिल्कुल भी नहीं, कार्बन पे 4 ही बॉन्ड होने चाहिए। तो उस टाइम पे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा बच्चों इस ऑक्सीजन की तरफ, एंड दिस ऑक्सीजन विल बी अ नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में सेम ऑपोजिट चीज होगा, फिर ये इधर निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट के फिर यहां पे आएगा। समझ लो, तो ये चीज चलती रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और जिसकी वजह से आपका जो चार्ज है ना, वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रैवल करता रहता है, कभी इस मॉलिक्यूल पे, कभी इस मॉलिक्यूल पे, कभी इस मॉलिक्यूल पे, कभी इस मॉलिक्यूल पे, जिसकी वजह से आपका कंपाउंड स्टेबल हो पाता है। आपका चार्ज एक ही जगह पे नहीं रुका हुआ है, एक ही जगह पे चार्ज रहेगा तो अनस्टेबल रहेगा ना, आपका चार्ज घूम रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, दैट्स व्हाई दिस इज स्टेबल। और ये अफोर्ड कर पाता है H प्लस को रिलीज कर पाना। समझ में ये बात? तभी आपका H प्लस यहां से रिलीज हो पाता है बच्चों, वरना आपका H प्लस रिलीज नहीं हो पाता। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, अगर आपका H प्लस रिलीज हो गया तो दिस इज द एसिड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पर हमको पढ़ना क्या था, हमको पढ़ना ये था कि अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को करने वाला, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मतलब आप कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आपने लगा दिया इस कंपाउंड पे, तो उससे क्या होगा, क्या उससे एसिडिटी बढ़ेगी या उससे एसिडिटी कम होगी, दैट वी हैव टू नो। तो सपोज दैट बच्चों, इसको मैंने किया CH2 और यहां पे लगा दिया मान लो मैंने क्लोरीन। सपोज दैट आई हैव एडेड अ
आई हैव एडेड अ क्लोरीन, मेरे भाई, आई हैव एडेड अ क्लोरीन हियर। ओके, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस कार्बन। तो क्लोरीन हमेशा क्या चाहेगा? क्लोरीन हमेशा ये चाहेगा कि कार्बन डेंसिटी, कार्बन नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड रहे। क्लोरीन यही चाहेगा ना कि भैया जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो मेरी तरफ रहे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है। वो अलग केस है, वो अलग चीज है, अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। अभी मैंने क्या बोला, ये नेगेटिव चार्ज को, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। और अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे भी तो नेगेटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज ही तो है बच्चों। और ये क्या कर रहा है? नेगेटिव चार्ज को ही अपनी तरफ खींच रहा है। तो मतलब it will make compound more stable as compared to this previous compound, as compared to this compound, this compound is more stable। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि आपका ये क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? अपनी तरफ पुल कर रहा है, जिसकी वजह से ये जितना भी डीस्टेबलाइजेशन ऑफ चार्ज हुआ था ये हल्का सा स्टेबल होने की कोशिश करता है। बिकॉज आपका ये जो इलेक्ट्रॉन थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, ये शिफ्ट होने लगते हैं। पहले ये शिफ्ट होंगे किसके पास? कार्बन के पास शिफ्ट होंगे, और फिर ये शिफ्ट होंगे आपके क्लोरीन के पास, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। बात समझ में आ रही है? सो इस कंडीशन की वजह से अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दिया तो बच्चों आपका कंपाउंड और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, आपका कंपाउंड और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। समझ रहे हो? अब यहां पे एक टर्म आता है पीकेए वैल्यू, पीकेए वैल्यू, पीकेए वैल्यू, ये दिखाता है अपनी स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी कह सकते हो, या कह सकते हो कितना इसके अंदर एनर्जी है, दैट वी हैव शो, वही चीज है। एक बात याद रखना है कि जितना कम पीके वैल्यू होगा, कम कम कम, समझ रहे हो? जितना कम पीके वैल्यू होगा उतना ही आपका कंपाउंड स्टेबल होगा और एसिडिक होगा। जितना ज्यादा पीके वैल्यू होगा आपका कंपाउंड अनस्टेबल होगा और एसिडिटी नहीं रहेगी, नॉन एसिडिक या फिर बेसिक कह सकते। ठीक है, ये बात थोड़ा सा अपने दिमाग में रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे, आप कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है पीके वैल्यू का, पीके वैल्यू का यही फंडा है बस। अब ये आपकी बुक क्या कह रही है, ध्यान से सुनो, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अब आपकी बुक क्या कह रही है कि जब आप पीके वैल्यू कंपेयर करते हो इन दोनों कंपाउंड का, इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का, तो यहाँ पे पीके वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे पीके वैल्यू क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो, नहीं इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये ज्यादा स्टेबल है कंपाउंड। ये क्या है? ज्यादा ज्यादा स्टेबल है। और जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही क्या होगा? वो एसिडिक। सही है। अब पीके वैल्यू बढ़ने लगती है जब आप ऊपर से नीचे आओ। जब आप मान लो मैंने फ्लोरीन दिया, मान लो मैंने क्लोरीन दिया, मान लो मैंने, उसके बाद क्या आता है? ब्रोमीन दिया, फिर आयोडीन दिया। अब देखो, अब देखो, जो पीके वैल्यू आप इसकी नोटिस करोगे, इसकी उससे ज्यादा इसकी होगी, उससे ज्यादा इसकी होगी, उससे ज्यादा इसकी, मतलब आपकी पीके वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। आपकी पीके वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे हो रहा है, ऐसे, मतलब आपका आयोडीन बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, ब्रोमीन उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा क्लोरीन, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आपका फ्लोरीन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। तो जब आप नीचे जा रहे हो, जब आप नीचे जा रहे हो तो आपका पीके वैल्यू तो इंक्रीज हो रहा है, पीके वैल्यू तो इंक्रीज हो रहा है, पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। और मैंने आपको यही बताया कि जब पीके वैल्यू इंक्रीज होगा, पीके वैल्यू ज्यादा होगा तो अनस्टेबिलिटी होती है और कंपाउंड एसिडिक नहीं होता। जब पीके वैल्यू कम रहेगा तब आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और आपका पीके आपका कंपाउंड एसिडिक रहेगा। तो मतलब फ्लोरीन ज्यादा एसिडिक है एट कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन ए। समझ में आई बात? तो मतलब इससे क्या होती है? आपकी एसिडिटी इंक्रीज होती है। अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कोई भी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगाया तो उससे आपकी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपका एसिड इंक्रीज होगा। तो एसिडिक फैक्टर को ये बढ़ाता है। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोफाइल। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफाइल।
खींचने वाला, ठीक है, मैं विड्रॉ, सॉरी, हाँ ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट, अगर मान लो बच्चों मैंने इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा। जैसे मान लो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेम कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डाल दिया OH, अब इस CS2 बनाओ इसको और यहाँ पे डाल दो NO2। दिस कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस विल डोनेट इलेक्ट्रॉन। भैया यहाँ से अगर आपने H निकाल दिया होगा, भैया अगर आपने यहाँ से H निकाल दिया होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब पहले से कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज है, ये भाई साहब आए और चार्ज देंगे, बोलेंगे ये लो नेगेटिव चार्ज, ये लो नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से आपका कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, पी के वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, पी के वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, आपका कंपाउंड क्या हो जाता है बच्चों, अनस्टेबल हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से आपकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है, इसी की वजह से एसिडिटी डिक्रीजेस, समझ रहे हैं, एसिडिटी क्या हो जाती है बच्चों आपकी, डिक्रीज हो जाती है। ये भी एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा, एक चीज और कही जा रही है, एक चीज आपकी बुक कह रही है कि जो आपका एरोमेटिक एसिड है, एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक जो एसिड्स हैं आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल, या आप कह सकते हो मोर स्टेबल नहीं, आर मोर एसिडिक, एसिडिक देन एलिफेटिक एसिड। क्यों? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ भैया व्हाई एरोमेटिक एसिड is more acid, why aromatic acid is more acidic than aliphatic acid, justify your answer, give scientific statement, समझ रहे हो, give scientific reason कि ऐसा क्यों है कि आपका एरोमेटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, ऐसा क्यों है। देखो सुनो, पहले हम लोग ने बात करते हैं एलिफेटिक एसिड की, जैसे ये वाली, ये इसकी बात करो, ये है आपका कोई भी एसिड एलिफेटिक एसिड। अगर मान लो मैंने यहाँ से बच्चों H निकाल दिया, H निकाल दिया तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, एंड दिस नेगेटिव चार्ज विल डू रेजोनेंस। ये सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको कई बार पढ़ा है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या होगा आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा C, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, कुछ ऐसा वही चीज़ है। फिर यहाँ पे वापस वही चीज़ होगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो फिर यही कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कितने एग्जिस्ट करते हैं, अगर मैं आपको बात करूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कितने एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ दो, बिल्कुल सही, सिर्फ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड, यहाँ पे देखो भाई साहब, यहाँ पे क्या सीन है, ये है आपका बेंजीन, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे OH। सपोज दैट सेम चीज़ है, यहाँ से आपने H रिमूव कर दी, इफ यू हैव रिमूव द H, यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया बच्चों आपका नेगेटिव चार्ज, सही है। होगा क्या, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, अगर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया वो चीज़, एक तो वो हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है बताएं, दूसरा कि यहाँ छोड़ के बच्चों यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड रहेगा, नहीं दोनों नहीं, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ऐसा चार्ज रहेगा और ये चार्ज डायरेक्ट कहाँ शिफ्ट हो सकता है बच्चों, इस जगह पे, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो सकता है और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, समझ रहे हो। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, ये चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे मतलब समझ रहे हो, यहाँ 6 से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर यहाँ के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ 6 से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। आप स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हो कि आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ बना एक बॉन्ड, फिर ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट, समझ रहे हो। तो ये आपको रेजोनेंस तो आपको आता ही है ना, बचपन से आपने सीखा ये 11th स्टैंडर्ड में। तो वो रेजोनेंस की वजह से, एरोमेटिक रेजोनेंस की वजह से, बेंजीनिक रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर 6 से ज़्यादा ही होते हैं। एक्चुअली में मैंने किया नहीं है, आप लोग करना। एक्चुअली में यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, यहाँ पर ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल है ऑफ एरोमेटिक एसिड। और सिंपल सी बात है, जहाँ पर जितना ज़्यादा रेजोनेंस है, जहाँ पर जितना ज़्यादा आयंस का चार्ज का मूवमेंट होगा, वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। दैट्स व्हाई दिस आयन इज मोर स्टेबल देन दिस। आर यू वी क्लियर बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बात करेंगे आगे।
हो गया, हो गया, चले आगे। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी की कुछ कुछ चीजें वो कवर हो गई हैं। अब इसके बाद आपके शुरू होते हैं टेस्ट। देखा कुछ, हाँ, यहां से शुरू होता है बच्चों आपके टेस्ट। सबसे पहला है आपको पढ़ना है लैबोरेटरी टेस्ट। कि मान लो मैंने आपको कोई कंपाउंड दे दिया एंड खुदा ना खास्ता उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, तो हाउ विल यू डिटरमाइन द एसिड? आपको कैसे पता चलेगा भैया इसके अंदर एसिड है या नहीं है? तो इसके लिए 3 टेस्ट हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला है लिटमस टेस्ट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, और एक आपका ईस्टर टेस्ट। 3 टेस्ट हम लोग को समझना है। सबसे पहला है लिटमस टेस्ट एंड इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। आपके पास एक कंपाउंड रहेगा जो आपको लिक्विड है। एक्चुअली में ज़्यादातर जो एसिड होते हैं, एरोमेटिक एसिड या फिर कोई भी एसिड जो होते हैं आपके कार्बोक्सिलिक ऑर्गेनिक एसिड, जो भी आपके ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो 2 फॉर्म में मिलेंगे आपको, सॉलिड और लिक्विड। तो अगर आपको सॉलिड दिया गया है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस सॉलिड को पानी के अंदर मिला दो, इस सॉलिड को हल्का सा मिक्स कर दो किसके अंदर, वाटर के अंदर, ताकि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए, एक्वस फॉर्म में आ जाए। और लिक्विड है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करना है। यू हैव टू टेक अ ब्लू लिटमस पेपर। आपको क्या लेना है बच्चों, यू हैव टू टेक अ ब्लू लिटमस पेपर। आपको लेना है ब्लू लिटमस पेपर। मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन, सपोज दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। अरे भाई सपोज दिस इज अ टेस्ट ट्यूब और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ भरा हुआ है। सपोज दैट इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करोगे, जस्ट यू हैव टू टेक योर ब्लू लिटमस पेपर, ऐसे लोगे इसको, एंड यू हैव टू पोर दिस लिटमस पेपर इनसाइड। जैसे ही आप इस लिटमस पेपर को अंदर डालोगे, और अगर उस कंडीशन के बाद जैसे आपने लिटमस पेपर को इसके अंदर डाला और आपका लिटमस पेपर अगर बच्चों रेड हो गया, अगर आपका लिटमस पेपर क्या हो गया, रेड हो गया, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। सो आपका जो एसिड है वो लिटमस पेपर में क्या दिखाता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये बहुत ही बेसिक सा टेस्ट है, बहुत ही बेसिक सा टेस्ट है। यहाँ पे आप इस रिएक्शन को करोगे और आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपके कंपाउंड में एसिड प्रेजेंट है। अगर नहीं रहेगा, कभी कभी ये टेस्ट फेल भी हो जाता है, बहुत सारे केसेस में कभी कभी कोई रिएक्शन नहीं होता पर एसिड प्रेजेंट होता है, बहुत ही समझ लो बहुत ही डाइल्यूट एसिड प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन में कभी कभी ये टेस्ट फेल हो जाता है, जिसके लिए हम लोग आगे और भी टेस्ट सीखने वाले हैं। नेक्स्ट टेस्ट क्या है, नेक्स्ट इज द बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब क्या, NaHCO3 आपको टेस्ट करना है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना बच्चों, ये सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट कैसे करते हैं पता है, मैं आपको पहले समझा देता हूं ओरली, फिर आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोगे थोड़ा सा आपका कंपाउंड, जो भी आपका सैंपल होगा उसको लिया और उसके अंदर आप डालोगे हल्का सा सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर उसके अंदर एसिड होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर उसके अंदर बच्चों एसिड प्रेजेंट है, तो आपको ना बहुत सारे बबल्स देखने के लिए मिलेंगे। एफरवेसेंस होता है वहां पे, बहुत सारे बबल्स ऐसे फटाफट निकलने लगते हैं। वो बबल्स किसके होते हैं, वो बबल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, CO2 वहां से फटाफट बाहर निकलता है। बताऊंगा बना के कैसे होता है, रिएक्शन समझाऊंगा, पहले सुनो। जैसे आपने उसके अंदर मतलब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला सैचुरेटेड वाला, उसके अंदर से बहुत सारे बबल्स निकलेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उसके अंदर डालोगे हल्का सा HCl, उसको फिल्टर करोगे, पहली बात तो उसको फिल्टर करोगे, अलग करोगे। फिर उसके अंदर आप क्या डालोगे, उसको हल्का सा वार्म करने के बाद आप डालोगे उसके अंदर HCl। आपने जैसे ही HCl डाला, आप देखो पहले से एसिड था, एसिड से आपने जैसे ही उसके अंदर बेस डाला, दिस इज द बेस ना, सोडियम बाइकार्बोनेट इज नथिंग बट अ बेस, तो बेस डाला, वहां पे हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल हो गया कंपाउंड, सॉल्ट बन गया होगा, एक आपका सोडियम सॉल्ट बनता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब जैसे उस सॉल्ट के अंदर आप वापस एसिड डालोगे तो वहां पर बच्चों आपका एसिड रीअपियर हो जाता है सॉलिड के फॉर्म में, समझ रहे हो, वहां पे आपका एसिड क्या होता है, रीअपियर होता है। तो अगर आपको रीअपियर हो रहे हैं कोई भी कंपाउंड, समझ रहे हो, अगर आपका सॉलिड प्रोडक्ट है, सॉलिड एसिड है, तो आपको सॉलिड ही मिलेगा उसके अंदर रीअपियरेंस। अगर आपका लिक्विड एसिड है तो आपको उसके अंदर ना, आप कह सकते हो मिल्क, जब मिल्क होता है ना, मिल्क वैसी कंसिस्टेंसी वाला कंपाउंड मिलता है, एकदम मिल्की वाइट कंपाउंड मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है।
समझ लो। तो ये सिंपल सा टेस्ट है। अब कैसे करते हैं इसको जरा देखो, जरा देखो बच्चों कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपके पास है एसिड, तो यू हैव आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दिस इज द एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है। अब इस एसिड को आपने रिएक्ट करवाया, किसके साथ? आपने इसको रिएक्ट करवाया है NaHCO3 के साथ, NaHCO। अब यहां पे होगा क्या? दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज एसिड, दिस इज बेस। क्या होगा? कुछ नहीं बच्चों, ये H और ये H और यहां से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, मतलब यहां से H2, समझ लो ना, यहां पे 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे वाटर के फॉर्म में, वाटर बन गया। बचा क्या? बचा ये CO2 और यहां पे Na बचा, तो माइनस यहां से CO2 भी निकल जाता है, ये 2 ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन यहां से बाहर निकल जाता है, इसीलिए वो बबल्स आते हैं, एफरवेसेंस आते हैं, बहुत सारे बबल्स निकलते हैं बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। बचा क्या? बचा दिस इज और Na और ये वाला पार्ट निकल गया, तो ये O बचा है, तो ये वाला बच्चों इधर आ जाता है और यहाँ पे आपको फॉर्म हो जाता है सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज O एंड दिस इज Na। इस Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर वहां पर मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्या करना है बच्चों आपको? नेक्स्ट आपको क्या करना है? हल्का सा हीट करना है एंड यू हैव टू ऐड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यू हैव टू ऐड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। होगा क्या? कुछ नहीं होगा, ये Na और ये Cl यहां से बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों? NaCl बाहर आ गया, मतलब आपका सॉल्ट मिल गया, और ये जो H है, ये H जाके यहाँ पे अटैक हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका R C डबल बॉन्ड O पहले से था और इस O के साथ कौन अटैच हो गया? आपका H, तो मतलब आपका एसिड रीअपियर हो गया, रीजनरेट हो गया। समझ रहे हो? आपका एसिड क्या हो गया? रीअपियर हो गया, रीजनरेट हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। समझ में आया क्या हुआ? आपने एसिड लिया, एसिड के साथ बेस का रिएक्शन करवाया, इस कंडीशन में आपका ये H और ये H और यहां से एक ऑक्सीजन निकल गया वाटर के फॉर्म में, बचे 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक Na। 2 ऑक्सीजन कार्बन निकल गए कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल गया, एफरवेसेंस आता है बहुत सारा। ये Na बचा, ये हाइड्रोजन पहले से निकल चुका है, तो यहाँ ये Na कहाँ आ गया? इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पोजीशन पे आ गया और आपको ये सोडियम सॉल्ट मिला। सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। सही बात है, वो आपका फॉर्म हो गया। फिर आपने वापस क्या किया? हल्का सा हीट किया, इसके अंदर डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया, कॉन्क HCl डाल दिया। जैसे आपने HCl डाला, ये Na और ये Cl यहां से बाहर निकल गया NaCl के फॉर्म में, ये H जो बचा हुआ था इस पोजीशन पे जाके वापस आपका एसिड का फॉर्मेशन करवा देता है। सो दिस इज द वेरी सिंपल 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 रिएक्शन। समझ में आ गया? यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। आगे बढ़े, ले लिया स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव। अगला पेज कहाँ है? हाँ, नेक्स्ट इज द ईस्टर टेस्ट। अब हमें ईस्टर बनाना है। ईस्टर बनाने के लिए क्या करते हैं? याद करो, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन याद करो। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम लोग एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं और वहां पे ईस्टर बनता है। एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे, ईस्टर बनेगा और वाटर निकलता है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। मैं आपको समझाऊं कैसे करने। पहले आप क्या करना है? सिंपल सा अपना कंपाउंड लेना है, कंपाउंड के अंदर H2SO4 डालना है। H2SO4 H+ आयन है, H+ देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो हल्का सा H2SO4 डालोगे, रिएक्शन स्टार्ट होगी। उसके अंदर आपने डाला NaOH बेस डाल दो, कोई भी बेस डाल दो, ठीक है, या फिर कोई भी बेस आप डाल सकते हो, ठीक है, NaOH डाल दो। उसके बाद आप क्या करोगे? देन प्रोसीड करोगे आप अपनी रिएक्शन के लिए। रिएक्शन के लिए क्या होगा? जैसे आपने उसको हल्का सा वार्म किया, हल्का सा वार्म किया, उसके अंदर रिएक्शन होगी और आपको मिलेगा ईस्ट। अब ईस्टर की ना बड़ी फ्रूटी सी स्मेल आती है, ठीक है, वो स्मेल अभी मैं बता नहीं सकता, उसका नाम है फ्रूटी स्मेल। अब सूंघोगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। वहां पे फ्रूटी सी अगर स्मेल आने लगे तो इसका मतलब वहां पे ईस्टर बना है। ईस्टर बना है मतलब वहां पे एसिड, ठीक है। तो यही है बच्चों सिंपल सी प्रोसेस, जहां पर आप क्या करोगे, जहां पर आप एसिड मतलब बता सकते हो कि आप यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका ईस्टर प्रेजेंट है। अच्छा, एक और चीज, आप NaOH नहीं लोगे बेस के लिए, बेस के लिए NaOH नहीं लेंगे, हम लेंगे ऑर्गेनिक बेस। मैं गलती से NaOH बोल दिया था, हम लेंगे ऑर्गेनिक बेस, मतलब अल्कोहल होना चाहिए। बेस नहीं होता एक्चुअल में, अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। क्या होगा? चलो, सपोज दैट आई हैव टेकन दिस CH3
C डबल बॉन्ड O एंड OH, दिस इज एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड को रिएक्ट किया मैंने, मान लो बच्चों C2H5OH के साथ, ठीक है। सपोज दैट आई हैव रिएक्टेड दिस विथ C2H5OH, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे इसको, वार्म करेंगे हल्का सा, या फिर वार्म नीचे लिख दो, H प्लस देना ना। ये H प्लस कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था H2SO4 से है। H2SO4 का काम ही क्या, एसिड है ना H2SO4, तो वो क्या देता है, H प्लस देता है, तो H प्लस डालेंगे, H2SO4 से है। रिएक्शन को क्या करेंगे, हल्का सा वार्म करेंगे, कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है आपका। ये OH में नहीं, हाँ ये OH, ये H यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये OH और ये H यहाँ से बाहर निकल जाएगा। होगा क्या बचेगा, बनेगा क्या, बनेगा बच्चों आपका CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अटैच हो जाएगा आपका C2, नहीं नहीं नहीं, ये O बचा है ना, दिस इज O, ये O के साथ अटैच होगा आपका C2, यहाँ पे आपका बन गया बच्चों ईस्टर, प्लस आपको मिलेगा, सही बात है। अब ये ईस्टर की स्मेल बड़ी फ्रूटी, ये लिखना है आपको, ईस्टर की कैसी स्मेल होती है बच्चों, फ्रूटी स्मेल आपको देखने के लिए मिलती है। सो दिस फ्रूटी स्मेल से आप ये पता कर पाओगे कि आपके अंदर एसिड, मतलब आपके नहीं, आपके कंपाउंड के अंदर एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। दिस इज द ईस्टर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ले लिया, चले आगे, ओके। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड क्या होता है, दिस इज असाइल क्लोराइड, ठीक है। तो आप इसका रिएक्शन कर दो, आपके एसिड का रिएक्शन कर दो, SOCl2 के साथ रिएक्शन कर दो, बन जाएगा। आप PCl3 के साथ रिएक्शन कर दो, आप PCl5 के साथ रिएक्शन कर दो, समझ रहे हो। आप अपने एसिड का इन किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, आपका असाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। मैं एक ही एग्जांपल लूंगा, बाकी एग्जांपल आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। चलो बात करते हैं। मान लो मैंने SOCl2 वाला लिया, SOCl2 वाला एग्जाम्पल, ठीक है, और मुझे SOCl2 से क्या बनाना है, एसिड यूज करके असाइल क्लोराइड बनाना है। हाउ विल यू प्रिपेयर, यू विल प्रिपेयर बाय टेकिंग एन एसिड RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपने क्या लिया OH, ठीक है। आपने इसको रिएक्ट करवाया बच्चों SOCl2 के, ये रिएक्शन, ठीक है। आपने क्या किया, इसको SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाया, क्या निकले, क्या निकलेगा, क्या बनेगा, सुनो ध्यान से सुनो, बड़ा ही सिंपल है। यहां से एक H है, व्हाइट कलर आ गया, यहाँ पे एक H है बच्चों, तो ये एक H एक क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा, एक H एक क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा, तो मैंने लिख दिया -HCl, ठीक है। अब बचा हुआ एक क्लोरीन बचा हुआ है, SO बचा हुआ है, O बचा हुआ है, SO और O SO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये यहां से बाहर निकल गया, बचा क्या, बचा एक क्लोरीन, और ये वाली पोजीशन खाली बची, O भी निकल गया, H भी निकल गया, तो कुछ नहीं, बस थोड़ा ही सिंपल है, आपका RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो बचा है उसे आप क्या करोगे, एज इट इज ऐड कर दोगे, ठीक है, एज इट इज आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बस रिएक्शन थोड़ा सा हीट करना रहता है, बस आपकी रिएक्शन ऐसे ही प्रोसीड होगी। समझ में आई बात, बस ऐसी ही छोटी छोटी चीजें, ऐसी ही छोटी छोटी चीजें बच्चों जो आपके एग्जाम, मतलब जो आपके रिएक्शन में दी हुई हैं, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी, क्लियर होंगी। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। मैंने तो देखो आपको आराम से बता दिया कि ये है आपका एसिड, ये है आपका SOCl2, ठीक है। SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाया आपने, क्या हुआ, SO और ये O SO2 के फॉर्म में निकल गया, दो ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, बचा H, दो क्लोरीन बचा है, तो एक H एक Cl, HCl में निकल गया, एक क्लोरीन अभी भी बचा है यहाँ पे, ये दोनों पोजीशन खाली, एक क्लोरीन बचा, यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, व्हाट योर असाइल क्लोराइड। ऐसी रिएक्शन है बच्चों, इसी तरीके से आप PCl3 के साथ कर सकते हो, इसी तरीके से आप PCl5 के साथ रिएक्शन कर सकते हो। PCl3 के साथ रिएक्शन करोगे 3 कंपाउंड मिलता है, और भी अलग अलग चीजें मिलती है, POH मिलता है, सही है। तो ये चीज आप अपने आप से भी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3 को अमोनिया बोलते हैं, है ना? अरे भाई साहब, NH3 को अमोनिया बोलते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो कैसे बनेगा? तो क्या बनेगा आइए देखते हैं। आओ देखो क्या बनेगा। आपने लिया है एसिड। देखो मुझे पता है ये सारे रिएक्शन ऐसे ही है, थोड़े से बोरिंग है, पर क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो है। तो कैसे चल रहा है भाई पेन? तो यू हैव टेकन अ एसिड RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपने डाल दिया OH। दिस इज द एसिड, सही है। अब एसिड को आप रिएक्ट करोगे, देखो रिएक्शन विद अमोनिया है, तो एसिड को आप रिएक्ट करो किसके साथ? अमोनिया के साथ, सही है। अमोनिया के साथ क्या कर रहे हो आप? एसिड को रिएक्ट कर रहे हो। क्या होगा? कुछ नहीं बच्चों, हल्का सा हीट करो। क्या होगा? यहाँ पे आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर अटैक करेगा, किसके ऊपर? आपके हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ना, ये किसके ऊपर अटैक करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। बनेगा क्या? बनेगा आपका एक सॉल्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आपका? NH4, के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है, ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है। कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां से आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, यहां से आपका एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। कहां से 2 हाइड्रोजन है? यहां से 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहां से निकल गया और एक ऑक्सीजन यहां से निकल गया। बचा क्या? बचा बच्चों आपका RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया आपका NH2। दिस इज द अमाइड ग्रुप, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका अमाइड ग्रुप, समझ रहे हो? ये आपका अमाइड ग्रुप है। तो आप कहोगे एसिड अमाइड, सही है। इसको आप कह सकते हो एसिड अमाइड। दिस इज द रिएक्शन, बड़ा ही सिंपल है, समझाऊं वापस। ये था आपका अमोनिया, अमोनिया के साथ किया आपने रिएक्शन किया, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक किया, NH4 बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म में, क्या निकला? H2O निकला, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, वाटर निकल गया, जो बचा हुआ चीज़ है उसे एज इट इज लिख दिया, बस आपका एसिड अमाइड क्रिएट हो गया, नथिंग डिफरेंस, सही है। अच्छा एक और चीज़ है कि आप अपने एसिड अमाइड को डायरेक्टली किससे बना सकते हो? डायरेक्टली आप बना सकते हो इससे, क्या इसको बोलते हैं हम लोग? असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड। आप इससे भी क्या कर सकते हो? अपना एसिड अमाइड बना सकते हो। कैसे? NH3 के साथ रिएक्ट करो, क्या होगा? कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक Cl यहाँ से निकल गया, HCl बन गया, HCl बन गया। बचा क्या? बचा बच्चों आपका ये R, बचा आपका ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl निकल चुका है, एक H निकल चुका है, बचा क्या? NH2, यहाँ पे आपका NH2, ये डायरेक्टली फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये भी आपका क्या है? एसिड अमाइड, समझ रहे हो? तो मेरे साथ साथ लिखोगे, मेरे साथ साथ पढ़ोगे, समझोगे, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी, वरना आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड कैसे बनाओगे? एसिड अनहाइड्राइड क्या होता है भाई? क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, दिस इज द एसिड अनहाइड्राइड। आगे जो कोई भी ग्रुप आ सकता है, ठीक है। तो मैं 2 सेकंड के लिए मिटा रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड, इसको मैं 1 सेकंड के लिए मिटा रहा हूँ बच्चों। अब सुनो, एसिड अनहाइड्राइड बनाना है अगर आपको एसिड से, जैसे मान लो आपके पास एसिड है एंड यू हैव टू प्रिपेयर एसिड अनहाइड्राइड, तो आपको डालना पड़ेगा P2O5, ठीक है। ये आपका पोटेशियम ऑक्साइड बोल सकते हो, पेंटा ऑक्साइड बोल सकते हो, P2O5। ये कंपाउंड आपको ऐड करना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हो? एसिड अनहाइड्राइड बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? बड़ा ही सिंपल है, सुनो। ये है मान लो आपका R, 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा आपको एसिड का, तो दिस इज द R, C डबल बॉन्ड O एंड H। सेम चीज यहां लिख रहा हूं बच्चों में, R C डबल बॉन्ड O एंड H,
और आपने क्या किया, इसका रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ C2O5 में। ठीक है, कुछ नहीं होगा, यहाँ से वाटर रिमूव होता है, कुछ नहीं होता, देखो खाली यहाँ से वाटर रिमूव होता है, ये पार्ट है ना, ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये किस पर अटैक कर देगा, इस पर अटैक कर देगा, बस, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। देखो कितनी चीज़ें सिंपल है, सिर्फ यहाँ से क्या होगा, आपका H2O वाटर रिमूव होगा, माइनस H2O वाटर रिमूव हो गया, बचा क्या, यू गॉट R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, दिस इज योर एसिड, सिंपल। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले और फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, देखो कुछ नहीं, खाली रिएजेंट याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको वाटर रिमूव करना है। जैसे आपने वाटर रिमूव किया, H+ यहाँ से बाहर निकल गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव, ये आपका डेल नेगेटिव होता है, ये आपका डेल पॉजिटिव होता है, ये बातें हम लोग ने बहुत पहले की हैं। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका एसिड। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़े, बस छोटे छोटे 2 रिएक्शन और बचे हुए हैं और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो लेट्स डू। नेक्स्ट है बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, जहां से आपका कार्बन मॉलिक्यूल या कह सकते हो आप कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव होता है, वो है आपका डीकार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस में जो आपका रिएजेंट यूज होगा, दैट रिएजेंट इज CaO। ठीक है, ये आपका रिएजेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम लोग रिएक्शन करेंगे शुरू, चलो बात करते हैं, बड़ा ही सिंपल है, देखो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं। यू गॉट योर एसिड, ठीक है, यू गॉट योर एसिड। आपको इस एसिड को रिएक्ट करवाना है बेस के साथ, लाइक NaOH, लाइक NaOH, इसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट नीचे लिखते हैं, CaO एंड हीट। क्या क्या होगा, देखो सुनो ध्यान से सुनो, क्या क्या होगा यहाँ पे, अगर नहीं सॉरी 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 एसिड नहीं रहेगा यहाँ पे, माफ करना बच्चों, एसिड नहीं रहेगा यहाँ पे, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, मतलब यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, दिस इज द बेस। इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, सुनो, 2 Na है, तो कलर चेंज करने दो फिर आपको मजे से पढ़ाता हूँ। ये यहाँ पे एक Na है, एक Na है, 2 Na, Na2, यहाँ बच्चों देखो कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिख रहा है, ध्यान से देखो, इस हाइड्रोजन को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, 2 Na है तो Na, एक Na यहाँ, एक Na यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन कितने टोटल, 1 2 और यहाँ पे 3, तो आपका बाय प्रोडक्ट डायरेक्टली क्या बन जाएगा बच्चों, देखो Na2 है तो 2 Na लिख दो, Na2, Na2 कहाँ से है, एक Na यहाँ से और एक Na यहाँ से, कार्बन कितना है 1 2 3, कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 3, तो Na2CO3, Na2CO3, मतलब वो आपका क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, दिस इज द सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आपका अलग हो गया, बन गया। बचा क्या, बचा है बच्चों सिर्फ आपका ये अकेला हाइड्रोजन, और बचा है बच्चों आपका ये अल्काइल ग्रुप जो कि रिएक्ट नहीं होता कभी, तो दिस इज योर अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे आपका ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके ऐसे कुछ अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे अल्केन बनता है, अल्कीन, समझा। एक और रिएक्शन ले, एग्जाम्पल ले, चलो लेते हैं, मान लो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, O है और Na है, तो हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ, अच्छा उल्टा हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको आपने रिएक्ट किया किसके साथ बच्चों, NaOH के साथ रिएक्ट किया, इसके प्रेजेंस में, CaO के प्रेजेंस में, और हीट करोगे थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा, एक Na यहाँ से, एक Na यहाँ से, C कार्बन 1 2 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, Na2CO3, बचा क्या, बचा एक आपका हाइड्रोजन और ये आपका CH3, तो बचा आपका यहाँ पे CH3 और एक आपका हाइड्रोजन, और इसी को आप ऐसे लिख सकते हो CH4 एंड दिस इज योर
मीथेन। समझ में आया? बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन था। आई होप बच्चों आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। हो गया? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट और लास्ट बच्चों, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ये उल्टा था, जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे ना कि जब आप अपना अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते थे तो आपको अल्कोहल मिलता था, और अल्कोहल का वापस ऑक्सीडेशन करते थे तो आपको क्या मिलता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन के टाइम पे आपको एसिड मिल रहा है, तो एसिड का रिडक्शन करके आप क्या बना सकते हो? अगर आप एसिड का रिडक्शन करोगे, व्हाट वी डू, एसिड का रिडक्शन करोगे मोर पावरफुल्ली, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, अल्कोहल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको अल्कोहल मिलेगा। कौन सा रिडक्शन रिएजेंट आप यूज करोगे? बहुत सारे रिएजेंट है। आप डाइबोरिन यूज कर सकते हो, ठीक है, आप यूज कर सकते हो AlH4 यूज कर सकते हो। पर यहाँ पे देखो क्या है, मेटल है ना, मेटल को जब भी आप यूज करोगे तो ड्राई ईथर के साथ यूज करो। तो हम लोग ये यूज करने वाले हैं, हम लोग इसी को यूज करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, देखो बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है। सपोज दैट यू हैव एसिड कॉल्ड दिस, ओके, एंड आपको क्या करना है? रिडक्शन करना है। तो कुछ नहीं, आपने इसका रिएक्शन किया LiAlH4 के साथ, या फिर आप इसको एरो के ऊपर भी लिख सकते हो इफ यू वांट, आप इसको एरो के ऊपर भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि LiAlH4। और हमेशा देखो जहां पे भी आपको कोई भी मेटल मिलता है ना, वहां पे हमेशा ड्राई ईथर डाला करो, वरना ब्लास्ट हो जाता है, रिएक्शन कंडीशन ही ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे आपने क्या डाला? ड्राई ईथर डाला। जैसे आपने ड्राई ईथर डाला, देखो यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने की वजह से एक H यहाँ आ सकता है, एक H यहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी H आएगा, यहाँ पे भी H आएगा, रिडक्शन हो गया। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और वहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? आपका अल्कोहल। नहीं बात? तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको लिख देना सिर्फ CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जाएंगे और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जाएंगे। इस वजह से आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता है। सही बात है? तो ये बच्चों कौन सा कंपाउंड है? आपका इथेनॉल। और ये क्या था बच्चों? आपका इथेनॉइक। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, सो यहाँ पर आपका रिएक्शन होता है खत्म। आई नो थोड़ा सा बोर हो गया, थोड़ा सा वीडियो खिंच गया होगा, पर कोई बात नहीं, मैंने सारे रिएक्शंस कंप्लीट करवा दिए हैं मेरी तरफ से, ऑल डन। बट आप लोग भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जारी रखिए, प्रैक्टिस बंद नहीं करना है आप सभी को। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। लेसन आपका खत्म हो चुका है, कमेंट में बताना जरूर से अगला लेसन हम कौन सा शुरू करें। ठीक है, लेक्चर को यहाँ तक देखे हो तो लाइक जरूर से कर देना, वीडियो को शेयर जरूर से कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैंने आपको बताया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, गाली दोगे, ले लिया? ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जैसा मैंने आपको बताया है फर्स्ट स्लाइड में ही, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है बच्चों, कोई भी आपका डाउट हो तो आप आके मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलेगा? तो बच्चों मिलता हूँ आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, एक नए लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडी। बाय बाय।